अच्छा जी, आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ये स्लाइड खत्म हो गई। ये आपका जो है वो चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है। और ये हमने स्लाइड जो है सारी कर ली। ये पार्ट वन था। पार्ट वन हमने एक्चुअली यहाँ पर खत्म किया। अब जो है वो लेक्चर 6 का पार्ट 2 कर लेते हैं स्टार्ट। और थोड़ा सा अभी कर लेते हैं, बाकी शाम में करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब जाहिर है अब इफ एल्स को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो प्रैक्टिकली। कंडीशनल जंप को जो है आप यहाँ पर देख रहे हो। और इफ एल्स जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, मूव किया ईडीएक्स को ईएस के साथ। तो अब अज्यूम किया जा रहा है कि ईएस की वैल्यू जो है वो बड़ी है। हम ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, ये कर ये रहा है कि ईएक्स के अंदर कोई वैल्यू होगी, ईएक्स रजिस्टर है, इसमें कोई वैल्यू होगी, ईबीएक्स रजिस्टर है, इसमें कोई वैल्यू होगी। इन दोनों के रजिस्टर में बड़ी वैल्यू कौन सी है? समझ में आ रहा है? ईएक्स और ईबीएक्स में बड़ी वैल्यू कौन सी है? जो जिस रजिस्टर में बड़ी वैल्यू होगी उसको वो किसमें किसमें मूव कर देगा? ईडीएक्स रजिस्टर में। अगर ईएक्स में बड़ी वैल्यू होगी तो वो ईडीएक्स में आ जाएगी, अगर ईबीएक्स में बड़ी वैल्यू होगी तो वो ईडीएक्स में आ जाएगी। यानी कि इन दो रजिस्टर के अंदर जो बड़ी वैल्यू होगी वो ईडीएक्स रजिस्टर के अंदर आ जाएगी। तो लार्जर ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर में जो बड़ी वैल्यू होगी उसको सेलेक्ट किया जा रहा है और उसको मूव कराया जा रहा है ईडीएक्स रजिस्टर के अंदर। तो ये प्रोग्राम जो है एक्चुअली वो ये काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखो, लिखा हुआ है मूव ईडीएक्स कॉमा ईएक्स। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ एज्यूम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ईएक्स जो है उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम ये कंसीडर कर रहे हैं इस वक्त ईएक्स में बड़ी वैल्यू मौजूद है। हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ईएक्स में बड़ी वैल्यू मौजूद है। तो हमने उसी को ईडीएक्स में रखवा दिया और कंपेयर किया ईएक्स को ईबीएस के साथ। ईबीएस जो है दूसरा रजिस्टर है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर जाहिर है ईएक्स के अंदर जो है वो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि बड़ी वैल्यू होगी। तो अगर कंपेयर कर रहे हैं ईएस को ईबीएस के साथ, तो अगर यहाँ पर क्या लिखा, जंप इफ अबव इक्वल टू, अगर ईएक्स की वैल्यू बड़ी होगी ईबीएक्स से तो जंप करेगा एल1 पे। एल1 में जंप कर जाएगा तो कहेगा कि जाहिर है ईडीएस के अंदर जो है जो वैल्यू हमने रखवाई थी शुरू में ईएस की, तो जाहिर है वो कहेगा कि ईडीएस के अंदर जो है बड़ी वैल्यू मौजूद है, जो हमने शुरू में रखवाई थी, हमारा फैसला सही था, हमने सही अजम्पशन ली थी कि वो बड़ी वैल्यू ईएस में रखी है। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब ईएस की वैल्यू बड़ी होगी ईबीएक्स से, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ईएक्स की वैल्यू छोटी हुई ईबीएक्स से, तो जाहिर है कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो जंप नहीं होगा, जाहिर है। तो जंप नहीं होगा तो यहाँ पर जो है वो कंट्रोल आ जाएगा और फिर वो मूव करेगा ईबीएस को ईडीएस में। जाहिर है फिर ईबीएस की वैल्यू बड़ी है, ईबीएस की वैल्यू फिर बड़ी हो गई, ईएक्स की वैल्यू बड़ी नहीं होगी तो उसको ईडीएस में मूव करा दिया। और आखिर में एल1 पे यही लिखा रहा है कि ईडीएक्स कंटेन्स अ लार्जर इंटीजर। तो इस वक्त जो है वो कहेगा ईडीएक्स में बड़ी वैल्यू मौजूद है। तो इस मरतबा जो ईडीएक्स में वैल्यू होगी वो बी ईबीएस की होगी, क्योंकि वो जो है वो कंपैरिजन में बड़ी साबित हुई। तो बहरहाल ये प्रोग्राम ये करेगा कि अगर ईबीएक्स में बड़ी वैल्यू होगी तो वो ईडीएक्स में चली जाएगी, और अगर ईबीएक्स में बड़ी वैल्यू होगी तो वो ईडीएक्स में चली जाएगी। तो लार्जर ऑफ टू इंटीजर, दो रजिस्टर के अंदर में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो ईडीएक्स रजिस्टर के अंदर चली जाएगी। ये प्रोग्राम क्लियर है? प्रोग्राम क्लियर है, लार्जर ऑफ टू इंटीजर्स? ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, मूव करता हूँ। अब ये अगला वर्जन है, ये क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स। यानी कि तीन इंटीजर्स हैं, तीन इंटीजर्स में से छोटी वैल्यू आपने पिक करनी है। छोटी वैल्यू पिक करनी है और छोटी वैल्यू को पिक करके कहाँ रखा जाएगा, एक्स रजिस्टर के अंदर। यानी कि तीन वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल v1 है, एक वेरिएबल v2 है, एक वेरिएबल v3 है। तीन वेरिएबल्स हैं 16 बिट के, तीन वेरिएबल बने हुए हैं v1 v2 v3। इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसमें होगी ना उसको मूव कराया जाएगा ax रजिस्टर के अंदर। तीनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को, सबसे छोटी वैल्यू को, तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू जिसकी होगी उसको ax रजिस्टर के अंदर मूव कराया जाएगा। तो ये कोड जो है उसके लिए लिखा गया है यहाँ पे। अब ये देखें कैसे हो रहा है। यहाँ पर डॉट डेटा जाने वेरिएबल डिक्लेयर किए v1 v2 v3 वर्ड टाइप के,
और डॉट कोड में जाके जो है आपने क्या किया कि एक्स में मूव कराया v1, तो v1 मूव कर गया एक्स में, तो हम यहाँ पर अज्यूम ये कर रहे हैं कि v1 जो है उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट है। इस अजम्पशन पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने शुरू में ही एक्स के अंदर v1 रखवा दिया कि हो सकता है स्मॉलेस्ट v1 हो, तो उसी को हमने एक्स में रखवा दिया शुरू में। ठीक है, फिर हम कंपेयर कर रहे हैं एक्स को v2 के साथ, यानी कि एक्स के अंदर जाहिर है v1 की वैल्यू है, तो v1 और v2 आपस में कंपेयर हो रहे हैं। तो लिखा हुआ जंप इफ बेलो और इक्वल टू L1, यानी कि वो जंप कर जाए अगर एक्स की वैल्यू छोटी है या बराबर है v2 से। ठीक है, यानी v1 की वैल्यू, एक्स पे जाहिर है v1 है, तो v1 की वैल्यू अगर छोटी है या बराबर है v2 के, तो जंप कर जाए L1 के। ठीक है, तो जंप कर जाएगा ये L1 पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो। ठीक है, और फिर अगेन यहाँ पर कंपैरिजन कराया जा रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या कंपेयर कर रहा है एक्स को v3 के साथ, क्योंकि v2 से तो कंपेयर कर लिया, v2 से कंपेयर कर लिया, और v2 से कंपेयर करने के बाद हमने कहा कि अगर छोटी है तो अब v3 से कंपेयर करवाना है, तो हमने कहा कंपेयर किया एक्स की वैल्यू को v3 से, एक्स में वही v1 है, तो क्या v1 की वैल्यू छोटी है v3 से, तो जंप इफ वैल्यू L2 पे जंप करवा दो। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, वो जाहिर है हमने शुरू में ही एक्स में वैल्यू रखवा दी थी v1 की, और v1 की वैल्यू जो है वो स्विचेस ये साबित कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट ही है, तो वो वैल्यू एक्स की v1 की वैल्यू एक्स में ही रहेगी, छोटी वैल्यू जो है v1 में रहेगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने जो इस तरह से शुरू में ही जो हमने फैसला किया था वो सही फैसला था। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे हमने यहाँ पर चेक किया, जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कंपेयर कराया एक्स को v2 के साथ, यहाँ एक्स में दोबारा v1 ही है, और v1 को हम v2 से कंपेयर करा रहे हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई कि वो एक्स की वैल्यू छोटी ना हुई v2 से, वेरिएबल वन की वैल्यू छोटी ना हुई v2 से, तो जाहिर है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो जंप नहीं होगा, वैल्यू छोटी नहीं है, जंप इफ वैल्यू ना छोटी है ना बराबर है, तो फिर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जंप नहीं होगा। फिर हमने फिर क्या मूव करा दिया एक्स में v2, फिर हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि v2 हो सकता है छोटी वैल्यू। ठीक है, तो हमने v2 को एक्स में मूव करा दिया, और v2 को एक्स में मूव कराने के बाद अगेन यहाँ पर हमने कंपेयर किया L1 पे जाके, क्या v2 वैल्यू छोटी है v3 से, अगर v2 की वैल्यू v3 से छोटी हुई, अगर v2 की वैल्यू जो एक्स में v2 है, तो v2 की वैल्यू अगर v3 से छोटी हुई, तो फिर क्या करेगा, तो फिर जंप इफ वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर छोटी हुई तो L2 पे जंप कर जाएगा, तो हमारा फैसला सही था, तो एक्स में जो वैल्यू हमने रखवाई थी वो सही रखवाई थी कि v2 जो है छोटी वैल्यू होगी स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर क्या होगा कि फिर v3 सबसे छोटी वैल्यू हुई, उसको फिर हमने एक्स के अंदर मूव करा दिया, तो एक्स के अंदर फिर v3 आ जाएगा, और v3 सबसे छोटी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पिक करके रख दी जाएगी। तो इस स्लाइड में, इस एग्जांपल में आपने देख लिया कि अगर v1 अगर सबसे छोटा है तो वो ax में आ जाएगा, v2 अगर सबसे छोटा है तो वो ax में आ जाएगा, v3 अगर सबसे छोटा है तो वो ax में आ जाएगा। ax रजिस्टर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो पिक करके जो है रख दी जाएगी। ठीक है, ये स्लाइड क्लियर है? ठीक है, सामने का ठीक है। तीनों इक्वल हुए, तो जब तीनों इक्वल हुए तो जाहिर है वो तीनों, तो फिर जाहिर है वो सारी कंडीशन फॉल्स होंगी, और एक्स में वही वैल्यू रहेगी जो पहले थी, यानी कि एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू मूव नहीं होगी, क्योंकि तीनों में स्मॉलेस्ट कोई भी नहीं है। अच्छा, ये लूप जेड और लूप ई इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, ये हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसकी एग्जांपल्स बुक में नहीं दी गई, और मैं अगर इसको कस्टमाइज करके बनाऊंगा तो बड़ा लंबा प्रोग्राम बन जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों स्लाइड्स को, लूप जेड लूप ई ये छोड़ दीजिए, लूप एन जेड लूप एन ई दोनों स्लाइड छोड़ दीजिए। ठीक है, लूप जेड लूप ई वाली भी और लूप एन जेड लूप एन ई वाली भी, ये दोनों स्लाइड छोड़ दीजिए। इसके छोड़ के हम आगे चलते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पे आ गए, और यहाँ पर है इफ एक्सप्रेशन, ये इफ है, बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई है,
अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी, एल्स कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर हमने बनाना है। ये आपने पढ़ लिया होगा लैब के अंदर, डॉट इफ, अरवाइन का रेडीमेड, ठीक है। तो देखो मैं पेपर में कैसे सवाल दूंगा, मैं पेपर में ऐसे सवाल दूंगा फाइनल पेपर में, मैं अगर कहूंगा कि अरवाइन का रेडीमेड यूज करो तो तब तो आप यूज कर सकते हो डॉट इफ, लेकिन अगर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अरवाइन का डॉट इफ डॉट एल्स, रेडीमेड अरवाइन के जो है इफ एल्स यूज नहीं करो, रेडीमेड अरवाइन का व्हाइल लूप यूज ना करो, फिर ये प्रोग्राम लिखो, तो फिर आपको अरवाइन का रेडीमेड इफ एल्स के को यूज किए बगैर वो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो ऐसे ही कराया बनाओगे, जाहिर है, जैसे मैंने अभी इफ आपको सिखाया, कंपेयर कराओगे सोर्स को डेस्टिनेशन से, और इस तरीके से। यानी कि अगर मैं आपको, अगर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इरवाइन का रेडीमेड इफ एल्स यूज ना करो या इरवाइन का रेडीमेड डॉट फाइल यूज ना करो, तो फिर आपको उसके उसको इस्तेमाल किए बगैर वो प्रोग्राम लिखना होगा। अगर आपने उसको इस्तेमाल कर लिया उस प्रोग्राम में, तो आपकी जो है वो मार्क्स तकरीबन सारी मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, वो आपने उस रिस्ट्रिक्शन को जो है वो बाईपास कर दिया। तो ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से पेपर के अंदर सवाल आएंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ताकि बाद में आपको मतलब ये ना हो कि आपने रिस्ट्रिक्शन मैंने अप्लाई की और आपने उसके बाईपास करके अगर प्रोग्राम लिख रहे हो रिस्ट्रिक्शन को, तो वो सारे मार्क्स चले जाएंगे उस सवाल के। अब इस स्लाइड में आप देखो, ये स्टेटमेंट है, सी प्लस प्लस का कोड लिखा हुआ है, सी शार्प में भी ऐसे ही लिखेंगे, ये पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है आपको ऐसे कोड दे दूं, इफ ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू ऑपरेंड 2 देन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। यानी कि अगर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 के अगर बराबर है तो 1 किसको असाइन हो जाएगा, x को, और y किसको असाइन हो जाएगा, y को असाइन हो जाएगा 2, 1 x को असाइन हो जाएगा 1, y को असाइन हो जाएगा 2। ये जब होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ऑपरेंड 1 अगर बराबर होगा ऑपरेंड 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर एक लॉजिक लिखी हुई है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इस लॉजिक को आप जो है असेंबली के अंदर अप्लाई करें, लेकिन इरवाइन का डॉट इफ यूज नहीं करना उसके बगैर, इरवाइन का डॉट इफ यूज किए बगैर। तो फिर आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे, नीचे लिखा हुआ है मूव ई एक्स ओपी वन। तो आपने क्या किया, ऑपरेंड 1 को आपने मूव कराया ई एक्स में, जाहिर है क्योंकि एक एक्सट्रैक्शन में दो ऑपरेंड तो यूज नहीं कर सकते ना, तो आपने एक को रजिस्टर में मूव कराया, तो आपने ऑपरेंड 1 को मूव करा दिया ई एक्स के अंदर। फिर आपने कंपेयर किया ई एक्स को ओपी 2 के साथ, यानी कि ऑपरेंड 1 को ऑपरेंड 2 के साथ आपने क्या किया, कंपेयर किया। और कंपेरिजन आप जाहिर है क्या चेक कर रहे हो, इक्वल वाले चेक कर रहे हो। तो आपने कहा जंप इफ नॉट इक्वल, अगर जंप करो अगर ये बराबर ना हो L1 पे, यानी कि L1 पे जंप कर जाएगा, L1 पे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर है अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है ऊपर, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फिर तो ये एक्स ये असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए ना, 1 असाइन नहीं होना चाहिए एक्स को, 2 असाइन नहीं होना चाहिए वाई को, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है। अगर अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो ये असाइनमेंट भी नहीं होनी चाहिए। तो इस यहाँ पर ये चीज दिखाई गई है कि जंप इफ नॉट इक्वल टू, अगर दोनों बराबर नहीं है तो L1 पे जंप कर जाओ, L1 पे जंप कर जाओ, कुछ भी नहीं होगा, असाइनमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, दोनों अगर बराबर हैं, तो जाहिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये नहीं चलेगी लाइन, और फिर ये लाइन चलेगी, और 1 असाइन हो जाएगा एक्स को और 2 असाइन हो जाएगा वाई को, और आखिर में ये L1 की लेवल तो ऐसे ही रहेगा। तो इस सूरत में क्या होगा, अगर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो असाइनमेंट होगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो असाइनमेंट नहीं होगी। ये चीज क्लियर हो गई, ये वाली जो मैंने कोड आपको समझाया क्लियर हो गया? सही। इसी तरीके से दूसरा कोड देख लो, इसी कोड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कि एक ही लॉजिक को, मतलब इसी चीज को इम्प्लीमेंट आप इस कोड से भी कर सकते हो। आपने ऑपरेंड 1 को EX से मूव करा दिया, फिर कंपेयर किया EX को OP2 से, EX के अंदर ऑपरेंड 1 है, EX में OP2 है, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, और जाहिर, और फिर आप क्या करो, जंप इफ इक्वल, अगर दोनों बराबर है तो जंप कर जाओ L1 पे, तो L1 पे जंप कर जाएगा, दोनों अगर बराबर होंगे तो L1 में जंप कर जाएगा, और 1 को असाइन कर देगा एक्स, 1 को 1 असाइन हो जाएगा एक्स को, और 2 असाइन हो जाएगा वाई को और L2। ये उस सूरत में अगर ये दोनों बराबर हुए। लेकिन अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लाइन नहीं चलेगी, ये लाइन नहीं चलेगी, और जो है कंट्रोल यहाँ आ जाएगा और जंप करेगा L2 पे, L2 पे कुछ भी काम नहीं हो रहा, असाइनमेंट नहीं होगी।
अगर दोनों बराबर नहीं है तो असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस कोड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ये भी लॉजिक भी ठीक है, ये लॉजिक भी ठीक है। यहाँ पर जंप इफ नॉट इक्वल पे चेक लगाया था, जंप यहाँ पर जंप इफ इक्वल पे चेक लगा दिया, और बस लॉजिक सेम होनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर में जिसमें मैं मार्क्स काटता हूँ, आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये ना होना चाहिए कंडीशन फॉल्स हो जाए और फिर भी असाइनमेंट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए और फिर भी अगर ये असाइन कर रहा है, वन असाइन कर रहा है एक्स को, टू असाइन कर रहा है वाई को, इस सूरत में मैं मार्क्स काट लूंगा, बल्कि सारे मार्क्स चले जाएंगे आपके, क्योंकि आपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। ठीक है, जो सही लॉजिक यहाँ पर कोड में दी गई थी उसको आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो अगर बराबर है तब असाइनमेंट होगी, बराबर नहीं है तो असाइनमेंट नहीं होगी। तो ये बात मेक श्योर कर लीजिएगा, आपका कोड जो है इसी की ट्रू तर्जुमानी कर रहा हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर है मार्क्स की डिडक्शन हो जाएगी। अच्छा जी, अगले स्लाइड पे हम चले गए। जो कह रहे हैं रिपीट कर ले वो देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग रिपीट पूरा नहीं करेंगे, कोई स्पेसिफिक चीज पूछनी होती तो आप वो टेक्निकल सवाल करें। अच्छा यहाँ पर देखें, ये अलग कोड आ गया। इफ ऑपरेंड वन इज ग्रेटर देन ऑपरेंड टू, अगर ऑपरेंड वन की वैल्यू ऑपरेंड टू से बड़ी है, ठीक है, तो कॉल करो रूटीन वन। ये कोड लिखा हुआ है, ये सुडो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, सुडो कोड, ठीक है। तो उसको आपने असेंबली में इंप्लीमेंट करना है, लेकिन इरवाइन का रेडीमेड इफ यूज किए बगैर, इरवाइन का डॉट इफ यूज नहीं करना। डॉट इफ सॉरी, यहाँ पर अगर आपने इरवाइन का डॉट इफ यूज कर लिया, अगर मैंने पेपर में आपसे मना किया है इसको यूज नहीं करो, अगर आपने इसको यूज कर लिया तो मार्क्स सारे चले जाएंगे। तो आप देखो यहाँ बगैर डॉट इफ के मैंने यहाँ पर कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप समझने की कोशिश करना कैसे हुआ है। वही चीज है, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर पहले लॉजिक समझ लो क्या है। अगर ऑपरेंड वन की वैल्यू बड़ी है ऑपरेंड टू से, तो रूटीन वन कॉल होगी, वरना रूटीन टू कॉल होगी। ठीक है, ऑपरेंड वन की वैल्यू अगर ऑपरेंड टू से बड़ी तो रूटीन वन कॉल होगी, अदरवाइज रूटीन टू कॉल होगी। बस ये छोटा सा कोड है। अब असेंबली में इसको कैसे लिखेंगे वहां पर देख लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑपरेंड वन को हमने EX मूव करा दिया और कंपेयर किया ऑपरेंड वन को ऑपरेंड टू के साथ। तो क्या ऑपरेंड वन की वैल्यू बड़ी है ऑपरेंड टू से? तो हम चेक कर रहे हैं जंप इफ ग्रेटर देन, जंप इफ ग्रेटर देन चेक करेगा क्या ऑपरेंड वन की वैल्यू बड़ी है ऑपरेंड टू से। अगर ऑपरेंड वन की वैल्यू बड़ी है ऑपरेंड टू से, तो वो जंप कर जाएगा A1 पे। ठीक है, A1 पे जंप कर जाएगा, यहाँ पे जंप कर जाएगा और रूटीन वन कॉल हो जाएगी। और जाहिर है यही चाहिए हमें कि अगर ये ऑपरेंड वन की वैल्यू बड़ी है ऑपरेंड टू से तो रूटीन वन कॉल होनी चाहिए। रूटीन वन कॉल होगी और फिर A2 कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर जंप जो है वो डेस्टिनेशन की वैल्यू सोर्स से बड़ी नहीं है, ऑपरेंड वन की वैल्यू ऑपरेंड टू से बड़ी नहीं है, तो कंडीशन अगर फॉल्स हो गई फिर क्या होगा, रूटीन टू कॉल करेंगे, कॉल रूटीन टू, रूटीन टू कॉल होगी, यानी कि ये रूटीन कॉल होगी। जाहिर है एल्स की सूरत में यहीं पर ही आएगा ना, तो रूटीन टू कॉल होगी, हमने लिखा कॉल रूटीन टू। ठीक है, तो रूटीन टू कॉल हो जाएगी और फिर फौरन जंप करा देंगे A2 पे। A2 पे फौरन जंप क्यों करा देंगे, वरना फिर अगर ये जंप नहीं करवाया आपने तो रूटीन वन भी कॉल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर सिर्फ रूटीन टू कॉल करानी, रूटीन रूटीन वन कॉल नहीं करानी, तो हमने फौरन यहाँ पर जंप करवा दिया A2 पे। जंप A2, इस लाइन के अंदर हमने फौरन जंप करवा दिया A2 पे, कि कहीं ऐसा ना हो कि रूटीन वन भी जो है कॉल हो जाए। तो इसको स्किप करके वो यहाँ आ जाए आखिर। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि सही लॉजिक इंप्लीमेंट हुई। अगर ये OP1 की वैल्यू OP2 से बड़ा है तो रूटीन वन चले, अदरवाइज रूटीन टू चले। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए रूटीन वन भी चल जाए रूटीन टू भी चल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कोड में। अगर ऐसा हो गया, जरा सा भी आपने गड़बड़ी कर दी तो और लॉजिक आउट हो गई तो मार्क्स चले जाएंगे। तो बड़ा ख्याल से इसका कोड जो है समझ के लिखना पड़ेगा कि जो ट्रू रिफ्लेक्शन है इस कोड की वो यहाँ पर आपकी नजर आनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, ये आज अभी तक क्लास जो है हम
क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और शाम को इंशाल्लाह हम 6 बजे क्लास होगी, 6 से 9। उसमें फिर आप लोग जो है 6 बजे ज्वाइन कीजिएगा, और इंशाल्लाह उसमें ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर लेंगे, और साथ साथ जो है वो ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा, प्लस जो है वो आपका एक क्विज भी हो जाएगा शाम में इंशाल्लाह। क्विज आखिरी क्विज होगा वो, क्विज 5, वो भी इंशाल्लाह शाम को जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह शाम को कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो मुझे अटेंडेंस में 20 लोग नजर आ रहे हैं। शाहजेब अजहर भी आ गए हैं होंगे मेरे ख्याल में। तो बाकी ठीक है, वैसे क्विज भी लोगों ने दिए, बस क्लास ऑफ कर रहे हैं। 6 बजे इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी।